नमो नमः नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों और विद्वद्गणों, मेरे साथियों को प्रणाम, ढेर सारा प्यार। आपका अपने चैनल संस्कृत आभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ अपने हस्तलिखित नोट्स शेयर कर रही हूँ, जिनकी मदद से मैंने सभी लगभग सभी संस्कृत की सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। चाहे वो टेट की परीक्षा हो, सी टेट की हो या फिर नेट की परीक्षा हो। तो मेरा ये मानना है कि एक कोई भी आप टॉपिक उठा लो और उस विषय को बिल्कुल गहनता से शुरुआत से लेकर के, ये नहीं कि आप मुश्किल मुश्किल जो है अक्षेत्र को उसको करें कंप्लीट, नहीं, मतलब बारीकी से बिल्कुल शुरुआत से लेकर के और बिल्कुल गहराई तक इस तरह से टॉपिक को तैयार करें कि परीक्षा वाला प्रश्न चाहे बेसिक नॉलेज से, बेसिक इन्फॉर्मेशन से बनाए या फिर बहुत गहनता पूर्ण जानकारी, मतलब बिल्कुल गहनता में जाकर के प्रश्न बनाए, तो आपके लिए वो अटेम्प्ट करना, वो मतलब सॉल्व करना आसान रहे। अगर हम किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो एक तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, हमें अंदर से अपने आप ये कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ, अब ये तैयार है, इसमें से अब कुछ नहीं बचा, चाहे कहीं से कोई कुछ पूछ ले, मैं तैयार हूँ। ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये परीक्षा को पास करने में हमारी बहुत मदद करता है। इससे पिछली वीडियो में हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे कि स्वर व्यंजन ध्वनियों के भेद हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, और अलग अलग स्वर और व्यंजनों को उच्चारण करने का जो स्थान है वो कौन से उच्चारण स्थान हमने पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। बहुत आसान है, आराम से ट्रिक के साथ मैं समझाने वाली हूँ, क्योंकि वैसे रटेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। कुछ कुछ समझेंगे और फिर कुछ हम अपनी एक ट्रिक बना लेंगे, जिससे हमें मतलब पेपर में रिकॉल करने में मजा आएगा, मतलब आसानी रहेगी। ठीक है। बाह्य प्रयत्न देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवृत, मुख्य रूप से यही बाह्य प्रयत्न होते हैं। हम विवार से शुरू करेंगे। विवार जो प्रयत्न होता है वो खरों में होता है। खर देखिए, ख कौन सा अक्षर है? ख। अगर हम कै वर्ग का है, कै वर्ग में अगर हम कै वर्ग का उच्चारण करें क ख, तो ख जो है दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए खरों में जहां पर भी आपको खर दिख जाए ना, तो ये समझ लेना कि दूसरे तक की बात हो रही है, दूसरे अक्षर तक की बात हो रही है। पहला और दूसरा, पहला उसमें अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो जहां पर भी खर शब्द आपको दिख जाए, तो आप समझ जाना कि पहले और दूसरे की बात हो रही, क्योंकि ख जो है वो दूसरा वर्ण होता है। तो हम दूसरे तक जाएंगे, और दूसरे तक अगर हमें जाना है तो पहला भी उसी में समाहित हो जाएगा। इसलिए खर दिखते ही पहला और दूसरा समझ जाना। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें मोटी मोटी मैं पहले बता देती हूँ। संवार, जैसे हर्ष दिख जाए तो तीसरा चौथा पांचवा समझना है। खर दिख जाए तो देखो फिर से पहला दूसरा, हर्ष दिखे तो फिर से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ये तीसरा चौथा पांचवा क्या है? तीसरा चौथा पांचवा का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। यहाँ पर भी हर्ष है, तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ पर खर है, पहला दूसरा। यण आ जाए तो समझ लेना ये से शुरुआत करनी है, य र ल व। ठीक है। और शल आ जाए तो श श श है। उसके बाद ठीक है, उदात अनुदात सवृत, ये सवर है। तो अब मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि खर दिखेगा तो पहला दूसरा वर्ण, हर्ष दिखेंगे तीसरा चौथा पांचवा, खर दिखेगा फिर दूसरा पहला दूसरा। इसे ना बहुत आसान हो जाएगा हमें याद करना। तो विवार जो प्रयत्न है वो खर में होता है, यानी कि वर्ण के पहले दूसरे में, और श स स श स तीनों श और पहला दूसरा। मैं आपको बहुत एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैंने ट्रिक्स जो है ये वो यहाँ लिखी हुई है, ऐसे याद हो जाएगा चुटकियों में, टिप्स पर, लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलेंगे। संवार, संवार हर्ष, तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व। ठीक है। उसके बाद श्वास, खर, पहला दूसरा, श स। उसके बाद नाद जो प्रयत्न होता है वो वर्णों के तीसरे चौथे पांचवे में और य र ल व में होता है। और घोष जो होता है तीसरे चौथा पांचवा, यानी कि हर्ष और य र ल व। उसके बाद अघोष खरों में होता है, पहला दूसरा। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होते हैं,
और यणों में होता है महाप्राण दूसरा चौथा, और शल स में होता है उदात अनुदात और सवरित, ये स्वरों के भेद हैं, ये स्वरों में होता है। ऐसे तो आप चाहे मतलब 100 बार सैकड़ों बार भी पढ़ लोगे ना, तब भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी। और पेपर में मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उसमें पढ़ा था या उसमें पढ़ा था, श्वार था श्वास था पता नहीं, और पजल हो जाएंगे और वहां पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, इस गलती होने की संभावना को शून्य कर देते हैं। चलिए देखिए, जो ट्रिक्स मैंने अपने लिए बनाई थी वही आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ी हंसी आएगी, थोड़ी फनी है, लेकिन ये 100% गारंटी है कि अगर आपने ये ट्रिक्स समझ ली तो आप कभी नहीं भूलोगे और दूसरों को भी बताओगे। देखिए, विवार देखिए, विवार खर, श स। क्या कोई और भी ऐसा ग्रुप है जिसमें ये वाली चीज आई हो, खर और श स? देखिए, खर श स श्वास में भी आई है, यानी कि विवार और श्वास सेम है बिल्कुल। हमने यहाँ लिख लिया विवार श्वास। क्या कोई और भी ऐसा ग्रुप है जिसमें ये आए हो? अघोष, अघोष देखिए, खर पहला दूसरा, ठीक है, तो हमने अघोष को भी यहाँ लिख लिया। मतलब जो एक जैसे थे, हम जैसे मैथ्स में नहीं करते प्लस प्लस वाले एक जगह कर लेते हैं, वैसे ही हम ग्रुप बना रहे हैं जो सेम है, जो आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, उनको यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। विवार श्वास अघोष, खर खर खर, ठीक है। और उसके बाद श स, खरों के साथ हमें किसको रखना है? श को रखना है। खरों के साथ किसको रखना है? श को रखना है, ठीक है। संवार नाद घोष, ये एक जैसे हैं, देख लीजिए आप। संवार हश, हश तीसरा चौथा पांचवा यर लव है। सवार के बाद क्या और किस में है? ऐसे नाद में है, हश यर लव है। घोष, घोष किस में है? घोष में कौन कौन से? हश यर लव, ठीक है। इन तीनों को इकट्ठा कर लिया। फिर अल्प प्राण रह गया, महाप्राण। ये सारा जो मटेरियल यहाँ बिखरा पड़ा था ना, ये सारे हमने सिर्फ 4 बातों में इनको समाहित कर लिया। विवार विवार श्वास अघोष खर श स, विवार श्वास अघोष खर श। खर का हमें पता है पहला दूसरा। स्वार नाद घोष हश यर लव, ठीक है। अब इनको भी कैसे याद करना मैं बताती हूँ। ये तो हो गया आसान, इतना तो हो ही गया। अब इतने सारे मैटर को नहीं पढ़ना हमने, सिर्फ इन 4 लाइनों को देखना है। इनको तो हम याद भी कर सकते हैं, है ना। फिर भी मैं आगे भी ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए, बच्चे गए थे घूमने, ठीक है, कि कहीं पर गए थे, परमिशन लेकर गए थे, माता पिता से आज्ञा लेकर गए थे, लेकिन उनको आने में हो गई देर, ठीक है। तो वार हो गई, मतलब देर हो गई, ठीक है। तो देर होने के बाद हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं माता पिता सोए हुए हैं, चलिए उनको पता नहीं चलना चाहिए। कोशिश करते हैं किसी भी वजह से, या तो ये लगा लो कि उनकी नींद खराब ना हो, है ना, या ये समझ लो कि मतलब पिटाई ना हो हमारी। तो मतलब हम जो है, वार हो गई मतलब देर हो गई, श्वास को रोक लिया। घर में एंट्री करते हुए क्या किया? श्वास को रोक लिया, सांस को रोक लिया चुपके से, अघोष, बिना घोषणा किए, बिना कोई भी शोर मचाए आ रहे हैं, है ना। और मतलब अगर खांसी भी आएगी ना, खर उसको भी रोक लेंगे और आपस में क्या कहेंगे? बिल्कुल चुप, पता नहीं चलना चाहिए, है ना। वार हो गई, देर हो गई, श्वास को रोक लिया, अघोष घोष नहीं किया, घोषणा नहीं की, आवाज नहीं होने दी, खांसी नहीं आने दी, और कोई है ऐसे, मतलब बिल्कुल चुपके से हम घर में आ गए। क्या मुश्किल है बेटा? नहीं है मुश्किल। विवार, देर हो गई, श्वास रोक लिया, अघोष चुपके से आए, खांसी भी नहीं होने दी, खर खर नहीं होने दी। खर खर मतलब पहला दूसरा, श बिल्कुल चुपके श करते हुए आ गए हम, है ना। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज के बाद आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, लिखवा के ले लो। उसके बाद संवार नाद घोष। अब कल फिर हमें जाना था, कोई प्रोग्राम था, माता पिता को भी पता है कि अनएविटेबल है, नहीं रोका जा सकता, मतलब निश्चित है, जाना ही पड़ेगा, जरूरी है, कंपल्सरी है। तो क्या हुआ, उस दिन हम टाइम से आ गए, मतलब अंधेरा नहीं हुआ तो बहुत जल्दी आ गए। तो क्या हुआ, समवार, देर नहीं हुई, विवार में देर हुई थी, समवार में नहीं हुई। अभी देर नहीं हुई यानी कि जल्दी आ गए। अब जल्दी आ गए तो क्या, हमें श्वास थोड़ी रोकनी पड़ेगी, हम तो नाद करते हुए आएंगे। नाद मतलब ध्वनि करते हुए, मम्मी मम्मी, पापा पापा, मैं आ गई, टाइम से आ गई, देख लो आज कुछ नहीं कहोगे, मैं बिल्कुल टाइम से आई हूँ। तो देर नहीं हुई, आवाज करते हुए आए, और घोष का मतलब भी है घोषणा, आवाज करते हुए, मतलब
तेज तेज चिल्लाते हुए आ गए, है ना। तो देर नहीं हुई, आवाज करते हुए, घोषणा करते हुए और हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए। हर्ष मैंने बताया था, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि हर्ष में कौन कौन है। तीसरा चौथा पांचवा है, ये रे लव, ये लो मम्मी, यार ये लो हम आ गए, ये रे लव, ये लो हम आ गए। ठीक है, देर नहीं हुई, नाद करते हुए, घोष करते हुए, हंसते हुए, यार ये लो मम्मी, यार हम आ गए, है ना। तो याद हो जाएगा। बचा क्या, बचा सिर्फ अल्प प्राणी। ये समझ लो जो विषम होते हैं ना, संख्या में विषम होते हैं, उनमें प्राण अल्प ही होते हैं, है ना। विषम यानी कि विष है अगर जहां पर, तो वहां पर प्राणों की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो अल्प प्राण है, थोड़े प्राण बचे हैं। विषम में विषम कौन है, 1 3 5 वर्णों के पहला, तीसरा और पांचवा विषम संख्या है। विष है तो प्राण अल्प होंगे, इसलिए अल्प प्राण होते हैं। और साथ में यण, ठीक है, यण यानी कि गुण लग गया। अब 1 1 3 5 विषम हो गए तो प्राण अल्प ही हैं। ठीक है, फिर बचा कौन, दूसरा और चौथा। दूसरे और चौथे के महाप्राण है, सम संख्या है, मतलब के महाप्राण है, प्राण ज्यादा है, उनके साथ शल लगा लेना। ठीक है, मुश्किल नहीं है बेटा बिल्कुल भी, अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है अभ्यंतर प्रयंतर, और मैं बता दूं मोस्टली यही पूछे जाते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के कुछ प्रश्न बन जाते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। संवृत, संवृत अर्थात संकुचित, बिल्कुल संकुचित है, हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है। ऐसे कौन से स्वर हैं, ई उ, है ना। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में सॉरी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्वर ही ऐसे होते हैं, स्वर कि जिनमें मुंह या तो बिल्कुल खुला होता है या कम खुला होता है ना। तो संवृत स्वर होते हैं ई उ, जिनमें मुख द्वार थोड़ा सा खुलता है। ये तो बहुत ही आसान है समझने, ठीक है, वो हो गए संवृत। और उसके बाद है विवृत, जिनमें पूरा मुंह खुला होता है, विवृत पूरा का पूरा विस्तृत, है ना। उसके बाद अर्ध संवृत, जब संवृत मुंह संकुचित था तो अर्ध संवृत में क्या हो जाएगा, अर्ध संकुचित, आधा संकुचित है, ए और ओ। ठीक है, उसके बाद क्या, अर्ध विवृत, विवृत खुला हुआ था ना, विवृत पूर्णतः खुला हुआ था। अर्ध विवृत जिनमें आधा खुला होता है। ठीक है, उसके बाद है स्पृष्ट। अब स्पृष्ट से कैसे साउंड आ रही है, कैसी ध्वनि निकल रही है, स्पर्श वाली। तो स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। और स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है, तो स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है, स्पर्श वर्णों का होता है। अब ईसत स्पृष्ट और देख लीजिए, ईसत स्पृष्ट कौन से होते हैं, थोड़े से स्पृष्ट यर अलव होते हैं, अंतस्थ होते हैं, है ना। और ईशत विवृत जिसमें थोड़ा सा खुला होता है वो उष्म होते हैं। ईशत सपृष्ट पूछें तो अंतस्थ, और ईशत विवृत पूछें तो उष्म। ठीक है, कर लेंगे आप, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पढ़ाने का ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है बेटा, चलिए व्यंजना क्या होती है, व्यंजना, व्यंजना मतलब व्यंजना, व्यंजन कौन से हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचाने, कौन सा सूत्र है, प्रेण सव्रेण व्यंजते इति व्यंजनम, यस्य उच्चारणम बिना सव्रेण न भवति तत् व्यंजनम। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई व्यंजनों का जो उच्चारण है ना वो स्वरों की सहायता से किया जाता है, और स्वर की मदद से जो बोले जाते हैं, जिनकी व्यंजना की जाती है वो व्यंजन होते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्यंजन की तुलना किससे की, प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है और पूछा गया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्यंजन की तुलना की है नट भार्यावत। नट कौन होते हैं, जो नाटक के सूत्रधार होते हैं, उनकी भार्यावत। क्यों, क्योंकि जैसा नट कहते हैं वो वैसे ही करती हैं, है ना। वो अपने आप पर डिपेंड नहीं होती बल्कि नट पर डिपेंड होती हैं। इसी प्रकार व्यंजन भी जो है स्वरों पर आधारित रहते हैं। ठीक है, इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा कि व्यंजन जो है वो नट की भार्या की तरह है, नट की पत्नी की तरह है। ठीक है, उच्चारण वैविध्य की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से व्यंजनों के 3 भाग हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म, है ना। अयोग व अनुस्वार, विसर्ग और यमः। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए आपको उष्म भी पता है, अंतस्थ और स्पर्श सभी पता है। कई बार यमः पूछ लेते, विसर्ग अनुस्वार अयोग वह भी हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं यहाँ खास रूप से यमः लिख रही हूँ। यमः चार यम वर्ण होते हैं हमारे, कुंग खुंग गुंग घुंग। ठीक है, ये यमः होते हैं।
पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है वो कौन सी शैली में लिखी हुई है? वो सूत्र शैली में लिखी हुई है। उसके बाद व्याकरण शास्त्र के विभाग कौन-कौन से हैं? प्रश्न बन चुका है। प्राचीन और अर्वाचीन 2 विभाग हैं। व्याकरणस्य विभागा, ये व्याकरण शास्त्र के विभाग हैं बेटा। ये व्याकरणस्य विभागा वैदिक मात्र, लौकिक मात्र और वैदिक और लौकिक दोनों। वैदिक, लौकिक उभय विधम, ठीक है? वैदिक में अगर पूछे तो प्रातिशाख्य आदि आ जाएँगे। लौकिक मात्र की बात करें तो का तंत्र आदि, वैदिक लौकिक दोनों की बात करें तो आपिशल और पाणिनि आदि। तो पाणिनि वाली जो है वैदिक लौकिक दोनों में आती है। गण रचना का आधार क्या है? ध्वनि है। पूछ लेंगे प्रश्न कि गण रचना किसके आधार पर की जाती है? तो ध्वनि के आधार पर की जाती है। गण कितने हैं हमारे पास? आप सभी जानते हैं भवादि गण जो है, भवादि गण अदादि जो होते हैं, आदि दिवादि सवादि तनादि चुरादि क्रियादि आदि, ये जो है 10 गण हैं। और 1994 हमारे पास धातुएं हैं। 1944 धातुएं किसके अनुसार बताई हैं मैंने? अष्टाध्यायी के अनुसार हमने बताई है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन ये चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले वाली वीडियो देख ली जाए। तो आप ज़रूर देख लेंगे, मुझे विश्वास है। आप ज़िंदगी में कामयाब हो, सफल हो, हमेशा आपके सारे सपने सच हों, इसी शुभकामना के साथ नमो नमः।